प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे भाई बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दिवसीय परीक्षाओं, शिक्षक परीक्षाओं तथा सीटेट एवं राज्यों की टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के टॉप 20 प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग आज की इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग जो है ऐसे सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। के लिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके विकल्प हैं भारोपी भाषा परिवार, आस्टिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो विद्यार्थियों, जो हिंदी है हमारी भाषा, हिंदी भाषा जो है वो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भारत यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपी भाषा परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। जो प्रश्न है वो कह रहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्त का क्या अर्थ है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्त का क्या अर्थ है? आपके विकल्प है संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, सी है कपटपूर्ण व्यवहार या डी है किए गए फल को भोगना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, हम सब लोग अक्सर इस लोकोक्त का उपयोग भी करते रहते हैं, अपने बातचीत में बोलते भी रहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, अर्थात जो संगत है उस संगत का असर पड़ रहा है, संगत का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस कहावत का अर्थ है कि एक को देखकर दूसरा भी वैसे ही इच्छा करता है और उसी तरह के कार्य करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्त का मतलब है कि किसी को देखकर या उसके असर से दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब है कि किसी को कुछ करते हुए देखकर उसकी नकल करते हुए ठीक वैसा ही काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न संख्या 3, प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हम सभी लोग भारतीय, और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी भाषा है। आपके विकल्प है हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो इन सभी में से जो ए विकल्प होगा, ए विकल्प इज द राइट ऑप्शन, हिंदी। 52.83 करोड़ बोलने वालों के साथ हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो भारत की आबादी का 43.63 अर्थात 43.36% है। अर्थात भारत में लगभग 43-44%, 45% लोग जो है हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलते हैं। इस तरह से जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ए विकल्प जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, जो आर्य भाषाएं हैं उन आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृत सम्मिलित है, प्राकृत सम्मिलित है, तुर्की जो है वह आर्य भाषाओं में नहीं सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, संस्कृत तथा प्राकृत आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि जो तुर्की है वो क्या है? उराल अल्ताई परिवार की भाषा है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपके ऑप्शन है अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। तो विद्यार्थी, जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति हुई है, जो जन्म हुआ, किस भाषा शैली से हुआ है? तो आपके ऑप्शंस जो है उसमें से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश प्राकृत भाषा की एक शैली है और यह वैदिक संस्कृत के बाद विकसित हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। और हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? किस भाषा शैली से हुआ है? अपभ्रंश भाषा शैली से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश जो है प्राकृतिक भाषा की एक शैली है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए,
का क्या अर्थ है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? विकल्प है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए जो कहावत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो भय है, भय का शमन पहले ही दिन या शुरुआत में ही कर देना चाहिए। तो ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये विकल्प जो सही है, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प है आपके बुंदेली, हरियाणवी, भैरवी या अवधी। इन सभी में से जितनी बोलियां दी गई, इन सभी में से कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो विद्यार्थियों, यहाँ देखिए बुंदेली, हरियाणवी, भैरवी नहीं बल्कि अवधी जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी जो है क्या है, वो पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम यदि हम लोग गिनाएंगे तो उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। जबकि पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उसमें खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी विकल्प है, डी विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, न कि पश्चिमी हिंदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी की अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए उन सभी में से जो 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी जो है हिंदी के अंतर्गत आती है। जो तेलुगु है, डी ऑप्शन है, वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, या सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विकल्प है आपके सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। तो विद्यार्थी, जो सूर्य शब्द है, सूर्य शब्द जो है पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका स्त्रीलिंग होता है सूर्या। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है। संस्कृत में सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या होता है। सूर्य शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या है? सूरज होता है। जो शब्द हम लोग जो है सामान्यतः अपने बोलचाल में यूज करते हैं वो सूरज कहते हैं। सूर्य को हम सूरज कहते हैं। सूर्य एक पुल्लिंग शब्द है और सूर्य का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है? सूर्या होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि सभी विकल्पों को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि जो ब्रज भाषा है वो क्या है? एक प्रकार की जो काव्य भाषा है। जो डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा कविता, गीत और काव्य के साधन के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो डी विकल्प है वो सही विकल्प है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। अंधा युग किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मोहन राकेश या दुष्यंत कुमार। विद्यार्थियों, जो अंधा युग है वो किसकी रचना है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज धर्मवीर भारती। अंधा युग से अंधेपन का युग हम कह सकते हैं, अंधा युग कह सकते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और नाटककार धर्मवीर भारती की द्वारा हिंदी में लिखा गया 1953 का एक काव्य नाटक है। अर्थात जो अंधा युग है वो क्या है? काव्य नाटक है। कब लिखा गया? 1953 में लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए विकल्प है, ए विकल्प सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है जो कि 1953 में लिखी गई थी और यह एक क्या है? यह एक काव्य नाटक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 12। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प है आपके राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में या विभाषा के रूप में। तो विद्यार्थियों, हमारे देश में जो हिंदी भाषा है वो अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि क्या है? राजभाषा है। तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी विकल्प जो है वो सही उत्तर है, राजभाषा। भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है। प्रश्न संख्या 13 है कि आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा
कौन सी है? ऑप्शन है तमिल, मुंडा, खासी या तिब्बती। जो आस्ट्रिक परिवार है भाषा की, उसमें जो आस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा कौन सी है? तो विद्यार्थियों, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है मुंडा भाषा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मुंडा, मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ध्यातव्य है कि मुंडा जो है वो झारखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी विकल्प सही है। और ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा है उसमें मुंडा का नाम आता है, तो मुंडा इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न किसकी? प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी को। तो जितने विकल्प दिए गए सभी विकल्पों में से कवि सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। डी विकल्प जो सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, कवि सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है, हरियोध जी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला विकल्प, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? आपके विकल्प है सुदर्शन, सुगत, सुग्रीव या सुगर्दन। तो विद्यार्थियों, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो विकल्प दिए गए उन सभी विकल्पों में देखिए, तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या जो 16 जो है, देखिए उसको ध्यान से। कह रहा है कि ढूढ़ाड़ी कहाँ की बोली है? ढूढ़ाड़ी कहाँ की बोली है? आपके विकल्प है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो विद्यार्थियों, जो ढूढ़ाड़ी है वह कहाँ की बोली है? यह प्रश्न, इसका सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान। ढूढ़ाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। इस तरह से बी विकल्प जो है सही उत्तर है। ढूढ़ाड़ी राजस्थान की बोली है। यह पूर्वोत्तर राजस्थान की ढूढ़ाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और इसे जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है पांव से पीने वाले को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है पाद, द्वीप, पादव या पाद जलचर। तो प्रिय विद्यार्थी, जो पांव से पीने वाले के लिए जो एक शब्द है वो कौन सा है? वो है पादव। तो सी विकल्प जो यहाँ पे राइट ऑप्शन, पांव से पीने वाले को पादव कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो विद्यार्थियों, जो ब्रजबुली नाम है वह जो पुरानी बांग्ला भाषा है इसका एक नाम है। पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से भी जानी जाती है। तो डी ऑप्शन जो है, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ होता है? आपके विकल्प में दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों तत्व या दोनों चालाक। तो प्रिय विद्यार्थियों, तू डाल डाल में पात पात, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, अवश्य सुनी होगी। और इसका अर्थ क्या होता है कि दोनों है वो क्या है, अपने आप को चालाक है, दोनों चालाक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है अंतर्धान, संग्रहित, हिरण्यकशिपु, अपहंतु, अपनोति। तो विद्यार्थियों, ये जितने भी विकल्प दिए गए चारों विकल्प, इसमें से आप देखेंगे कि सभी की वर्तनी में थोड़ी थोड़ी सी अशुद्धि है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी में कोई अशुद्धि नहीं हो। कौन सा शब्द है? जो सब शुद्ध शब्द है कौन सा है? वो आप देखिए, ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, अंतर्धान। बाकी जितने भी शुद्ध शब्द है, पहले का अंतर्धान सही है, दूसरे का संग्रहित में बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी होनी चाहिए, संग्रहित होना चाहिए। सी हिरण्यकशिपु में यहाँ पे आप देखिए कश्यपु है, जब बल्कि जो सही होता है वो क्या होता है, हिरण्यकशिपु होता है। और चौथा जो है अपनोत जो है लिखने का तरीका आप देखिए, बड़ी की मात्रा तब मिलेगा वो भी गलत है, और न का जो आधा नग जो मात्रा लगी वो भी गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम सब लोगों ने सामान्य हिंदी के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नों का अभ्यास किया। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी
एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर